हरियाणा से जुड़ी हर खबर जानने और परखने के लिए डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। सच के अलावा कुछ भी नहीं। सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद द्वारा आयोजित प्रवासी जाट अधिवेशन में हमारे बीच में मंचासीन हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी, जो केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं, और हमारे बड़े भाई चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, ये हरियाणा में बहुत वरिष्ठ मंत्री हैं, और सभी आप जानते हैं कि चौधरी देवीलाल जी के ये सपुत्र हैं। और मैं इनसे अभी बात कर रहा था कि उम्र में ये मेरे से बड़े हैं या मैं इनसे बड़ा हूँ, अभी फैसला नहीं हुआ, हम बाद में फैसला करेंगे कौन सा बड़ा है। 76 साल के होके इनको भी 77वां साल लगा हुआ है, और मेरे को भी 76 का होके 77वां, तो अब महीनों का और दिनों का हिसाब लगाना है। और हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं और आपके यहाँ से हैं, कर्नाटक से हैं, बेंगलुरु से हैं, राम सिंह जी, मैं ये कहूँ कि किसी एक खाते पीते जाट को जाट कौम की बढ़ोतरी की दिलचस्पी है तो ये हमारे बीच में यहाँ बैठे हैं, मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। वरना खाता पीता आदमी जल्दी खिसक जाता है, कोई नाराज हो जाएगा, क्या फ़ायदा है, जाट जाट करेंगे तो हमारे से। लेकिन ये हिम्मत वाले आदमी हैं राम सिंह जी, और लगे रहो। जाट का अर्थ सिर्फ जाट नहीं है। मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज से 28 साल पहले कांग्रेस पार्टी का पर्यवेक्षक के रूप में आता था, और ये मांड्या जो ज़िला है, मैसूरू और बेंगलुरु के बीच में, यहाँ से मुझे सैकड़ों नौजवान बच्चे मिले। वो कहने लगे कि हमारे को पता लगा है कि आप हरियाणा से आए हैं और जाट बिरादरी से हैं, और हम वोकालिंगा हैं, हम भी अपने आप को जाट मानते हैं। तो जाट शब्द का मतलब ये मत लगाओ कि जो सिर्फ जिनके आगे पीछे लिखा हुआ है वही जाट। हमारे बिश्नोई भाई हैं, बिश्नोई एक सेक्ट है, लेकिन उसकी अगर गिनती करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन 3 प्रांतों में 100 में से 99 बिश्नोई जाट बिरादरी से हैं, जो बिश्नोई धर्म को मानते हैं। इसी तरह हमारे बीच में हमारे जट सिख भाई हैं, उन्होंने धर्म तो सिख धर्म को अख्तियार किया है, और उनकी संख्या लाखों में नहीं बल्कि करोड़ में है। और दुनिया के कोई ऐसा देश नहीं है जहां हमारे जट सिख भाई नहीं हो और जहां उनका अच्छा कारोबार ना हो। इसी प्रकार से अंजना हैं, सिरवी हैं, और गुजरात में चौधरी हैं। मेरा कहने से मतलब ये है कि आज आप, अभी एक भाई कह रहे थे, बोल के गए थे कि यहाँ हम
जाटों को इकट्ठा करना, क्योंकि जाट के स्वभाव का हिस्सा नहीं है, मैं भी मानता हूं इस बात को कि हम यहां जाटों को इकट्ठा करेंगे। मैं तो ये कहता हूं कि खेती करने वाला कोई भी है, अगर हम जाट इकट्ठे हैं तो वो सारे इस देश के नहीं बल्कि दुनिया के खेती करने वाले भी आपके साथ चलेंगे, साथ रहेंगे। ये है आपकी ताकत। लेकिन बेंगलुरु में कर्नाटक से भी, जैसे हमें पता लगा, आंध्रा से भी, तेलंगाना से भी, इन राज्यों से मदुरई तक के हमारे साथी यहां आए हुए हैं। ये कोई 5 साल पहले आया तो कोई 50 साल पहले आया और कोई 60 साल पहले आया। ज्यादा देर नहीं हुई इनको आए, और यहां आए और यहां आके खेती नहीं, नौकरी नहीं, क्योंकि वैसे तो जाट की पसंद दो ही हैं, या तो खेती या नौकरी, और नौकरी भी वो कहता है सरकारी मिले, बेशक तनख्वाह आदि मिले। लेकिन यहां जितने भी हजारों की संख्या में जो परिवार, गुजरात में भी हम गए थे, वहां भी हजारों की संख्या में जो परिवार हैं, वो व्यापार करने के लिए या कोई अपना छोटा मोटा उद्योग करने के लिए यहां आए हैं, और यहां आके उन्होंने अपना नाम कमाया है समाज में। देखिए, आपका सम्मेलन हो और 1.5 करोड़ लोगों का ये शहर हो बेंगलुरु। मैं जब बेंगलोर में पहली बार आया तो बेंगलोर की आबादी उस समय 23 लाख थी। आज वो लगभग 8 गुना बढ़ गई है। तो मेरा कहने से अभिप्राय है कि इतने बड़े शहर में आपका इतना बड़ा आयोजन, और यहां के जो साथी हैं जिन्होंने बताया कि यहां 5 संगठन थे, सब ने मिलके एक बीड़ा उठाया कि हम एक सफल प्रोग्राम करेंगे, सफल कार्यक्रम करेंगे। और हमारे भाई हैं सोमवीर जी सांगवान, ये सांगवान जो हमारी खाप है, ये भी बहादुरों की खाप, इसके अध्यक्ष हैं और हरियाणा के विधायक हैं। और सिर्फ जाट की बात नहीं, किसान की जब बात उठी तो अपनी पार्टी वार्टी, अपना एमएलए सब अलग करके मैदान में आ डटे कि मैं किसानों के साथ हूं। और आपसे भी मैं ये कहूंगा कि हमें 2 चीजें, क्योंकि हम प्रवासी हैं तो 2 चीजों का हमारे को ध्यान रखना पड़ेगा यहां। सबसे पहला ध्यान तो ये कि आप इकट्ठा रहें, और मुझे पता है कि जहां हम ज्यादा हैं वहां तो हम इकट्ठा होना मुश्किल है, क्योंकि वहां तो चौधराट की बात है कि कौन बड़ा चौधरी। लेकिन जहां थोड़े हैं वहां इकट्ठा होना स्वाभाविक है, और इकट्ठा होंगे तो आपके जो प्रवासी भाई यहां आए हुए हैं उनकी आप मदद कर सकेंगे। कल मेरे से मिलने आए यहां के राम सिंह जी और दूसरे साथी नारवाल जी और कई थे, तो मैंने उनको एक बात समझाई, और वो जानते थे इस बात को, लेकिन मैंने उस बात को दोहराया। मैंने कहा, इस देश में एक जाति है जो पारसी बिरादरी है, और सारे इस देश के अंदर पारसियों की संख्या लाख से कम है। 70,000 हो, 75 हो, लाख हो, लाख से ऊपर नहीं है 140 करोड़ के देश में। उनका इतना अपना आपा, अपना संगठन, अपना भाईचारा इतना मजबूत है, और वो इस देश की उद्योग के अंदर
और व्यापार के अंदर उनका कोई शानी नहीं है। बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं इस देश के, उनमें उनका बहुत बड़ा स्थान है। मैं नाम नहीं लेता, लेकिन मैं सिर्फ इतना इशारा करता हूं कि उद्योग जगत में 1 लाख आदमी आज बड़ा महत्व रखते हैं। लेकिन उनकी एक खास बात मैं बताऊं आपको कि उनको पता लग जाए कि उनकी बिरादरी का कोई भाई व्यापार के अंदर नुकसान उठा गया, पहले पता करेंगे कि कितना नुकसान हुआ, और फिर 1 हफ्ते के अंदर अंदर उस भाई को जितना नुकसान हुआ उससे 2 पैसा देके उसको मजबूत करते हैं। ये आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि हम आत्मसम्मान है हमारे अंदर बहुत ज्यादा। अगर कहीं नुकसान भी उठा लिया तो कहने में शर्म आती है, लेकिन अगर आपको पता लग जाए तो आपका ये कर्तव्य है, आपका ये धर्म है कि हम अपने भाई को फिर से अपने पांव पे खड़ा होने के लिए प्रोत्साहित करें, फिर से कहें कि परवाह मत कर, आगे बढ़, हम तेरे साथ। बाकी तो हमने सबको पछाड़ दिया इस देश में, चाहे खेती की बात हो, आंदोलन हुआ खेती का, किसान का, और बड़े बड़े सत्तासीन जो लोग थे वो कहने लगे 10 दिन में उठ जाएंगे, चले जाएंगे, थक जाएंगे। 13 महीने चला और कहने वाले ये कहते थे ये तो पंजाब के और हरियाणा के हैं सिर्फ, और जाट ही हैं, इनसे हम कोई घबराते नहीं है, जल्दी उठेंगे। और 13 महीने बाद वही सरकार, वही कानून बनाने वाले, उनको इस बात का एहसास हुआ कि अगर ये जाट हैं तो ये इनका तो उठने का सवाल ही नहीं, जब 13 महीने के 13 साल बिठाए रखो। और क्यों है? क्योंकि इस देश का पेट भरा है हमने। यही पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान का पंजाब, अगर ये 3 राज्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां से हमारे बाल्यान भाई आते हैं, ये इस देश के खाद्यान्न के भंडार में एक समय तो 74% योगदान इस देश की जो खाद्यान्न के भंडार थे वो भरते थे। और मेहनतकश किसान मेहनत करता है तो वो इस देश का अन्नदाता कहलाता है। लेकिन उस किसान को इस बात का डर लगने लगा कि मेरे को अन्नदाता तो बना दिया, लेकिन मेरे को भूखे मारने की तैयारी है, हो सकता है मेरी जमीन भी चली जाए। ये एक कारण था जिससे कि सारा किसान वर्ग इस देश का दिल्ली के उस किसान आंदोलन के साथ जुड़ा। और इसीलिए जुड़ा कि हमारा कारोबार, हमें और बात आती नहीं थी, खेती करनी आती या देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो तो हम फौज में जाते। और यही नहीं कि इस देश में जब खेलों में मेडल का अकाल पड़ता, अकाल तो खेती में भी पड़ता है, लेकिन जब खेलों में अकाल पड़ता तो हमारे ही खेत में मेहनत करने वाली हमारी बहनें और हमारे भाई इस देश को, चाहे सोने का तगमा हो, चाहे चांदी का हो, चाहे कांसे का हो, इस देश की छाती पे अगर इन तगमों को सजाने का काम किया तो हमारी बहादुर कौम ने किया है। जब इतना कुछ हम कर रहे हैं,
जब हम इतना कुछ करते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि इस देश की धन दौलत में, इस देश की संपदा में, इस देश के रुपए पैसे में, इस देश के हीरे जवाहरात, सोना चांदी, उसमें भी हमारा हिस्सा अच्छा हो। लेकिन खेती के माध्यम से तो कोई देना नहीं चाहता हमारे को। एमएसपी पे ही झगड़ा है। फौज में चले जाओ तो हर चीज में तनख्वाह अगर देखो तो फौज के सिपाही की तनख्वाह सबसे कम। और किसी चीज में चले जाओ वहां कमी। पैसा है कहां? पैसा है बेंगलुरु में, पैसा है मुंबई में, पैसा है बड़े बड़े शहरों में। और पैसा किन के पास है? या तो व्यापार करने वाले के पास, या उद्योग करने वाले के पास। किसान और खेती करने वाला और सीमाओं की रक्षा करने वाला और कोई अच्छी नौकरी करने वाला, उन पे पैसा नहीं हो सकता। हाँ, कोई बिल्कुल भ्रष्ट हो तो अलग बात है, क्योंकि भ्रष्टाचार की भी ये प्रकाष्ठा है कि आज भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के लिए ये जो ईडी सीबीआई है, ये नोट गिनने की मशीन लेके जाती है, इतने नोट हैं। अब जाट की तो ये भी तबीयत है कि अगर उसको कोई अच्छा पद मिल जाए तो वो ईमानदारी से अपना काम निभाता है। ये हमारी खासियत है, इसको हम नकार नहीं सकते। ना तो हमारे में भी माल्या की तरह भाग जाओ, यहां का ही था माल्या, भाग गया। कोई चौकसी है वो भाग गया, कोई मोदी है वो भाग गया। पता नहीं कितने हैं बैंकों का पैसा खा के, लोगों का पैसा खा के, गरीबों का पैसा खा के भाग गए। आप में से क्यों नहीं भागा? क्योंकि ईमानदारी से, आपके खून में ईमानदारी है और आपके खून में इज्जत है अपने आप में, और वो इज्जत भी बड़ी है। मेरा एक दोस्त था दिल्ली में, मैं कहने लगा यार वो फलानी बिरादरी वाले हैं, वो दिल्ली में गैंग बना के रखते हैं, किसी का कब्जा कर लो, किसी के प्लॉट पे, किसी के मकान पे, या किसी का कब्जा छुड़वाने के लिए पैसे ले लो। मैंने कहा एक गैंग तू भी बना ले। अब वो जाट था, वो कहने लगा बात सुन भाई। मैंने कहा बता। कहता है कि ये जो है ना, इनको तो एक दिन थाने में बुला ले थानेदार, तो सारी रिश्तेदारी में टेलीफोन करेंगे। अगर मेरे को बुलाया था थाने में, मेरे को, और अपने वाले को कोई थाने में बुला ले तो 3 दिन घर से बाहर ना निकले। ये है हमारी सोच, ये है हमारी इज्जत। इसलिए उद्योग जगत में भी हम जाएंगे, हम व्यापार जगत में भी हम जाएंगे, और राजनीति में भी जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ईमानदारी हमारे बीच में से टपकेगी। मेरे को भी कई बार मौका मिला, कई साथियों ने कहा यार तू साफ मत बोला कर। मैंने कहा और क्या करूं? अब थोड़ी थोड़ी झूठ बोला कर। मैंने कहा झूठ बोलूंगा तो मैं तो पहचाना जाऊंगा। और राजीव गांधी जी से मेरे अच्छे ताल्लुकात थे। एक दिन मैंने उनको भी कहा, मैंने कहा जी आप तो सच्चाई से बात करते हो, लेकिन आपके पास भी आते होंगे और कहते होंगे थोड़ी थोड़ी झूठ बोलने लग जाओ। तो मैंने कहा आप गोरे ज्यादा हो, लाल हो, और जिस दिन झूठ बोल दिया आपके कान भी लाल हो जाएंगे और आपके गाल भी लाल हो जाएंगे, अगला देख लेगा तो झूठ बोल रहा है। तो मैंने कहा ये इसलिए जरूरी है
कि इस देश के अंदर इस बड़ी बीमारी से जिससे देश जूझ रहा है, इससे भी मुकाबला करने की बात आएगी तो हम करेंगे, आप करेंगे। ईमानदारी को, कई लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाया तो नहीं जा सकता, कम किया जा सकता है। मैं कहता हूं वो आदमी झूठ बोलते हैं। भ्रष्टाचार को अगर ईमानदारी से आपके दिल में हो तो आप भ्रष्टाचार को बिल्कुल खत्म कर सकते हो, बेईमानी को खत्म कर सकते हो, और ये आपके चरित्र का हिस्सा है। इसलिए मैं आपसे ये कहना आया कि आप इस बेंगलुरु की सरजमी पे, जहां के लोग अपने आप को आपके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मिलके हम एक ऐसे समाज की संरचना करें जिसमें जाट का मतलब हो सभी मेहनती लोग, सभी खेती करने वाले लोग, सभी कमेरे वर्ग के लोग ये कहे मैं भी जाट, मैं भी जाट, मैं भी जाट। और ये आप देखना कभी पंजाब में जाके पंजाब के अंदर जब कोई लेक्चर देता है नेता तो कहता जट नू ए मिलना चाहिए, जट नू ओ मिलना चाहिए, जट इस काम का बंदा है। मैं कॉलेज में पढ़ता था चंडीगढ़, रणजीत सिंह जी भी वहीं थे उन दिनों में। मैंने एक से पूछा, मैंने कहा यार ये सारे ही जाट है क्या पंजाब में? और कहने लगा ना भाई ये बात नहीं है, यहां जाट का मतलब है खेती करने वाला, मेहनत करने वाला। आज सारा देश आपके साथ जाट के नाम से जुड़ सकता है, जो मेहनत करने वाला और खेती करने वाला। और हम इस जिम्मेदारी को समझते हैं, और इसी जिम्मेदारी के साथ ये जो दो हमारे भाई हैं, इनको मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन कोई भी समय होता है। इन्होंने समय को पहचानते हुए एक नारा दिया है समाज को जगाने का, बस इतना और जगा दो कि हम सिर्फ खेती नहीं, सिर्फ नौकरियां ही नहीं, इस व्यापार जगत में भी आए। हम उद्योग जगत में भी आए, और ये धन दौलत यहीं छिपी पड़ी है। हमारा हिस्सा हमें अगर मिल सकता है तो इन्हीं दो चीजों के माध्यम से मिल सकता है। मैं तो कई बार कहता हूं कि समाज को जगाने का एकमात्र सबसे बड़ा आपका दृष्टिकोण ये होना चाहिए। लेकिन ये कमी भी मैं बता दूं, पढ़ा लिखा भी हमारा बेटा है, भाई है, उसमें भी जो रिस्क लेने की बात है उसमें वो कहीं ना कहीं घबरा जाता है। ये राजस्थान से जितने भी व्यापारी लोग 150-200 साल पहले, कोई आसाम में, कोई मदुरई में, और कोई उड़ीसा में, कोई बंबई में ये जा गए हैं, ये कौन से पैसे जेब में लेके गए थे? आज सब करोड़पति हैं, अरबापति आदमी हैं। हमारा आदमी ये सोचता है कि कहीं मेरी जमीन ना बिक जाए, टोटा ना पड़ जाए, व्यापार में धोखा ना खा जाऊं। ये धोखा, ये जो है गए थे, ये धोखा खाते नहीं, ये धोखा करते हैं। आपको भी सीख लेना चाहिए कि धोखा नहीं खाना। मैं ये तो नहीं कहता धोखा करना है, लेकिन धोखा नहीं खाना, और फिर इस देश की संपदा में आपकी हिस्सेदारी बढ़े, तब हम मानेंगे कि इन दोनों भाइयों का, ये पलसानिया और कलसानिया जो हमारे भाई हैं, इनका जो दृष्टिकोण है वो ठीक है। और आपको इस बात की भी खुशी होगी कि 10-15 साल से हम फिर बदले, हमारा नौजवान बदला है। मैं चंडीगढ़ गया था अभी, तो मेरे को कुछ नौजवान बच्चे मिले, कहने लगे जी हर गांव से अब 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे विदेशों में जा रहे हैं हमारे। ये भी एक नई सोच हमारे समाज में आई है। और मैंने कहा कैसे जाते हो?
तो मेरे को तो पता नहीं था, कहते डंकी फ्लाइट है। अब वो डंकी फ्लाइट पता नहीं कौन सी है कि डंकी फ्लाइट से जाते हैं। तो मतलब मेरा कहने से ये है कि हम दुनिया की दौलत में, ये आंकड़े हैं दुनिया के आंकड़े, इस देश के अंदर 800 करोड़ की आबादी है, 800 करोड़ इस दुनिया में 800 करोड़ की आबादी में 1% आदमी, 1% कितने हुए? 8 ही हुए मेरे ख्याल में। 8 करोड़ आदमियों पे 57% दौलत है। उसमें आप में से कोई नहीं, यहां बैठे यहां भी नहीं है कोई। जिस तरह दौलत का बंटवारा और जिस तरह का आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक्स जिसको हम कहते हैं, कई बार तो मुझे उस इकोनॉमिक्स पे भी शक होता है। और यही नहीं, इस देश का किसान जब जागेगा, इस देश का कमेरा वर्ग जब जागेगा, तो ये बंटवारा हम सहन नहीं करेंगे। अखबार भी लिखते हैं कि कितना धनवान हो गया देश, हर 36 घंटे में 1 करोड़पति बनता है। एक साल में फहरिस्त आती है कि इस साल हमारे देश में 423 अरबपति बने हैं। अरे उस गरीब का, वो मेहनत करने वाला, वो खेत में खून पसीना एक करने वाला, वो इस देश की सरहदों की रक्षा करने वाला, वो हमारा साथी, जिस दिन उसको इसका हिस्सा पूरा मिलेगा इस दौलत में, तब हम मानेंगे कि सही आर्थिक व्यवस्था का अधिकार ये किसी चंद लोगों को नहीं, बल्कि हम लोगों को है, जो मेहनत करते हैं, जो इस धरती का सीना चाक करके पैदा करते हैं। आपसे मैं यही कहूंगा कि ये सच्चाई है कि क्रांति जब आती है तो उसको लाने वाला कोई नामी ग्रामी आदमी नहीं होता। ये 2 बच्चे भी ला सकते हैं, और इनकी तो अभी 30-30, 40-40 साल और काम करना है। इस समाज को जिस दिन जगा दोगे, आर्थिक बंटवारा भी जो आप कहोगे, इस देश के नौकरशाह को वो आर्थिक बंटवारा करने पड़ेगा, जिसमें हम कहेंगे कि अब हमारे भाइयों को इस देश के धन दौलत में पूरा हिस्सा मिला है। इस आर्थिक व्यवस्था के लिए आप प्रयास करते रहे। आखिर में मैं एक बात कहूंगा कि चौधरी रणजीत सिंह जी भी हैं, और देवीलाल जी का किसानों को जगाने का, अगर आजादी के बाद 2 ही हमारे ऐसे नेता हुए हैं, इसमें कोई बुरा माने। एक तो चौधरी चरण सिंह, ये जब देश आजाद हुआ, इस देश की बड़ी बड़ी पार्टियां किसान का नाम लेना भूल गई थी। चौधरी चरण सिंह ने एक जागृति पैदा की मेहनत कश के दिमाग में, और एक समय आया जब कोई भी बड़े से बड़ा नेता इस देश का अपना 20 मिनट का भाषण देता था तो 5 मिनट किसान की बात करता था, जो भूल गए थे कि किसान की बात करनी चाहिए। ये चौधरी चरण सिंह ने सिखाया, और चौधरी देवीलाल ने इससे भी आगे बढ़ के किसान को लड़ना सिखाया। और पंजाबी में कहते हैं, हक जिन्ना दे आपने आप लेंगे खो। मतलब उन्होंने सिखाया कि कोई प्लेट में नहीं देगा तुम्हारे को, तुम्हारे हक लड़ने से मिलेंगे। ये लड़ाई का बिगुल भी चौधरी देवीलाल ने बजाया। और आज मैं आपसे ये कहता हूं कि इन दोनों भाइयों को भी कहता हूं कि एक बड़ा प्रोग्राम करो आप, और हरियाणा में करो। हम आपको कम से कम 2 लाख भाई इकट्ठा करके कहेंगे, और हमारे को यह भी उम्मीद है कि जो आज आप यहां आए हैं, आप एक बड़े कार्यक्रम में जाएंगे तो एक नया युग शुरू होगा। मैंने तो जयपुर में भी कहा था, मैंने कहा इस देश में 3 करोड़ के करीब लगभग जाट है। 3 हो, 3.5 हो, 4 हो, इससे ज्यादा नहीं। और अकेले पाकिस्तान में 4 करोड़ हैं 20 में से। मैंने कहा एक दिन चलो वाघा बॉर्डर पे, लाखों की तादाद में चलो,
और वहां से हम अपने भाइयों को कहेंगे अरे तुम्हारा डीएनए तो हमारा एक है। धर्म बदल सकता है, जात नहीं बदलती। उनको कहेंगे तुम भी आओ, और इस देश में एक ऐसा वातावरण बनेगा जो पहली बार जाट समाज कर सकता है, पाकिस्तान का जाट समाज कर सकता है, और इस देश के किसान और इस देश के वीर जाट कर सकते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ऐसी मोहब्बत हो जाए जैसे पहले कभी थी। और तब दुनिया को पता लगेगा कि ये समाज क्या है। और जब ये दुनिया को पता लगेगा तो रूस और यूक्रेन की लड़ाई भी अपने आप खत्म होगी। धन्यवाद, जय हिंद। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।